तो यूपीएससी का जो भी समाधान निकालने की सरकार ने कोशिश की, ना उससे विपक्ष संतुष्ट हुआ और ना ही छात्र संतुष्ट हुए। तो आखिर इन दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करने के लिए सरकार को क्या अब नए सिरे से कुछ विचार करना होगा? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा। संबित, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विकास दिव्यकीर्ति, जो कि सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और हिंदी मीडियम से 1996 में आपने क्वालिफाई किया था, पूर्व सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, 1964 में हिंदी मीडियम की पढ़ाई करने के बाद जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, एनसी सक्सेना। और इनका परिचय एक और भी है, ये सिविल सेवकों की पढ़ाई जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होती है, वहाँ पढ़ाने भी जाते हैं और जो सीसैट पैटर्न लागू किया गया उसकी पूरी परिकल्पना में भी एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले संबित, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सरकार ने अपनी तरफ से एक समाधान निकालने की कोशिश की और जो मुश्किल था, जो सवाल था कि अंग्रेजी की बहुतायत हो रही है, अंग्रेजियत बढ़ रही है और इसलिए अंग्रेजी के नंबर को मेरिट में जोड़ा ही ना जाए, उसको रिकॉर्ड में ना माना जाए, तो शायद इसका समाधान निकल जाए। लेकिन ना छात्र संतुष्ट हैं और ना ही विपक्ष संतुष्ट है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, जहां तक विपक्ष की संतुष्टि का सवाल है, विपक्ष ने तो इस टॉक्सिन को बोया है, तो मुझे लगता है आज वो अगर संतुष्ट नहीं है तो वो प्रॉब्लम उनकी है। मगर जहां तक छात्रों का विषय है, हमें सिंपैथी भी है और बाय एंड लार्ज एक बैलेंसिंग एक्ट के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया है कि जो लार्जर सेक्शन है उसको संतुष्ट किया जाए। 2011 में मुझे माफ कीजिएगा संबित, आपको मैं रोक रही हूँ। आपने कहा इस बीज को विपक्ष ने बोया है, जरा इसको विस्तार से बताइए कि कैसे क्या हुआ है। नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, हर कोई जानता है सीसैट का जो मसला है 2011 में आया और मुझे आश्चर्य है कि वीरप्पा मोइली जो इसके सदस्य भी थे कमेटी के, वो आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथी जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कुछ कह रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर के सामने भी सीसैट के इस विषय को रखा गया तो प्राइम मिनिस्टर भी इससे कन्विंस थे 2011 से। लेकिन देश को पता है कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती है। नहीं, आप देखिए, सरकार के निर्देशों पे नहीं चलती है तो ये हमारे पे भी लागू होता है ना। आप सिलेक्टिवली कहेंगे कि 2014 से पहले यूपीएससी ऑटोनोमस थी और सरकार की बातें उस पे नहीं चलती है, और अब 2014 में इन 2 महीनों में कहेंगी कि सरकार जो निर्णय ले रही है वही यूपीएससी पे लगेगा, तो मैं इसे सिलेक्टिविटी कहूंगा। खैर, आपने मुझसे इतिहास मांगा था तो मैं स्पष्ट में ये कह दूं कि 2011 से लेकर अब तक जो सरकार थी वो इस पर मौन व्रत धारण किए हुए थी। उसके पश्चात जब उन्हें लगा कि एक कमेटी बैठाना चाहिए, एक कमेटी, अरविंद वर्मा कमेटी भी उन्होंने बैठाई और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बैठी थी। लेकिन इस बात को आप क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं कि दीनानाथ बत्रा जी ने इस मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की थी और तब ये जाकर बड़ा मुद्दा बन गया था। तो स्वाभाविक और दीनानाथ बत्रा जी का संबंध किससे है? इस बात को आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, छुपाने वाली बात क्या है? दीनानाथ बत्रा क्यों? मैं तो कहता हूं अगर हमारे पार्टी से भी कोई पीआईएल डाले तो इसमें बुराई क्या है? ये एक स्वतंत्र देश है, कोई भी पीआईएल डाल सकता है और विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप फिर ये कैसे कह रहे हैं कि इसका बीज यूपीए ने बोया था? तो बीज किसने? पीआईएल हाईकोर्ट में किसके खिलाफ डाला? जो बीज यूपीए ने बोया था उसके खिलाफ डाला, या पीआईएल करने वाला ही सीसैट लेके आया था? आप ये समझाइए मुझे। विशेषज्ञों को तो ये डर लग रहा है कि आप यूपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था को कमजोर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि आप पहले क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करिए कि हमारी बात को यूपीएससी मान रही है तो वो अच्छा है, या ना माने तो वो अच्छा है। मुझे लगता है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं इस सवाल को बनाने में ही जा रहा है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए थे और सीसैट को स्क्रैप कर देना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और यूपीएससी को निर्देश देने का काम सरकार नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर सरकार निर्देश देना चाहेगी तो। अमृता जी, यूपीएससी ये विषय हमें पता है, इसलिए हमने यूपीएससी को अपना ओपिनियन रखा। यहां मैं यह भी बता दूं कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं उसको स्थगित करने के विषय में भी सरकार ने मन बनाया था। सरकार के डीओपीटी ने एक चिट्ठी लिखी थी यूपीएससी को, यूपीएससी ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूपीएससी ने यह लिखा कि क्यों नहीं ये स्थगित हो सकता है। क्या सरकार ने कोई बाध्यता बनाई?
बिल्कुल नहीं, सरकार ने कोई बाध्यता नहीं बनाई। सरकार ने सभी पक्षों को सुना, उसके पश्चात उन्होंने सदन के पटल में जो हमारे डेमोक्रेसी का रूल है, क्वेश्चन के आंसर में अपने ओपिनियन को रखा है। ये ओपिनियन सरकार के ओपिनियन के रूप में यूपीएससी को जाएगी। और जब ये ओपिनियन गठित हुआ तो मैं बता दूं, 2 यूपीएससी के सदस्य भी मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से ये एक सबके रजामंदी से बनाई हुई चलिए हम इस संवैधानिक सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप हमारी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जिस तरह से यूपीएससी ने फैसला लिया उस पर आज भी कायम है, अगर सरकार के इस जवाब को भी, पार्लियामेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएससी ने जो सीसेट का स्टैंड लिया उस पर आज भी कायम है, तो सरकार की इस पूरी कवायद का कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूँगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूँ, विरोध करूंगा हर बात का पॉइंट्स में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी, 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के, 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के एग्जाम्पल लीजिए, विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सीसेट को लाने में उनकी भूमिका थी, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अखबार में, मैं आपको 2 हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, Mr. Vijay Singh said the government succumbed to the goons lobby while saying that marks of the English comprehension paper in the preliminary exam should be excluded for merit or gradation. इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखबार में, उसी अखबार में क्या, उसको सुन लीजिए। लिखा है, अंग्रेजी के मार्क्स को हटाकर गुंडों की लॉबी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। ये दिक्कत है। आज के ही अखबार में यूपीएससी के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है, एक ही अखबार में अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 80 नंबर के, उनके आंसर गलत हो जाते हैं, आंसर गलत होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर आप कहते हैं हमने ग्रॉस इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया। पहली बात, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नजर डालना चाहती हूँ दिव्य। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे सवाल होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ये पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, मेरे पास भी है। ये जो 20 नंबर हटाए गए हैं, जो या जो जिसको मेरिट में ना जोड़ने की बात कही गई है, अंग्रेजी का जो कंपलसरी पेपर था उसका एक सवाल है। ये सवाल को अगर मैं पढ़ दूं तो अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि दरअसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके छात्र। उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, इसके स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये 10वीं क्लास के सवाल हैं, आसान सवाल है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 10वीं से भी कम, चलिए मान लिया। हाँ। मेन एग्जाम में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर हमेशा से होता है, क्वालिफाइंग है। हाँ। जब वो होता ही है तो उसमें दिक्कत क्या थी, इसकी क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत थी तो साथ में 8 क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के भी क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? हम तो पहले भी नहीं होते थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था। 3 साल पहले आया है, तब पेपर था ही नहीं है वाला। ये तो पेपर अभी आया है 2011 में। आपने 2011 में पहली बार कहा कि एक लैंग्वेज से सवाल पूछेंगे, बाकियों के नहीं पूछेंगे। भेदभाव की समस्या, इंग्लिश से कौन परेशान है? मान लीजिए कि एक गांव का बच्चा 8 में से एक सवाल गलत कर दे, एक तो गलत कर सकता है, एक सवाल गलत होने के 2.5 नंबर कट गए और नेगेटिव मार्किंग है 0.83 और कट गए, 3.33 कट गए। एक नंबर पे 1000 लोग बाहर हो जाते हैं। 3 नंबर गलत होने पे, एक सवाल एक नंबर पे। हाँ। और एक सवाल गलत होने पे 3.33 का नुकसान होता है उसको। ये कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है, लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गांव के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आसानी का फैसला कौन करेगा? नहीं, लेकिन बात यह है दिव्य कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश की सर्वोत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या स्टैंडर्ड चाहते हैं? कोई मना नहीं कर रहा। आप इंग्लिश मेंस में क्वालिफाइंग पेपर लेते हैं, लीजिए। हाँ। लेते ही हैं, हिंदी का भी होता है, रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, इसमें दिक्कत क्या है? उसको टफ कर दीजिए। आप पहले राउंड में सीसेट को इंट्रोड्यूस, एक मिनट, प्रीलिम्स के राउंड में ही आपने 70% पॉपुलेशन को बाहर कर दिया। यूपीएससी के मेंबर केएस चेलम, आज के अखबार में उनका लेख है हिंदू में, वो लिख रहे हैं कि सीसेट गलत है क्योंकि 70% लोगों को, गांव के लोगों को बाहर कर देता है। केएस चेलम का आर्टिकल है हिंदू में आज, उसको पढ़िए।